मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने भाषा की कुछ विविध रूप रखने जा रहा हूँ। मित्रों, आप जान रहे कि भाषा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बिना भाषा के संसार में कोई भी काम करना बहुत ही मुश्किल है। मित्रों, आपको मैं भाषा की कुछ विविध रूप के बारे में बताऊं, उसके पहले आप मेरे इस ओमी श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरे वीडियो के नए नए अपलोड प्राप्त हो सके। मित्रों, मैं आज आपको भाषा के विविध रूप के बारे में बताना चाहूँगा। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में भाषा का क्या महत्व है। आपको पता है, जब ये संसार बना था तो इसमें किसी भी प्रकार का साउंड या भाषा नहीं था, जिससे लोगों को समझना बड़ा मुश्किल था। इसलिए ऐसा माना जाता है, मान्यताएं हैं कि माँ सरस्वती ने बीना बजाया और इस तरह हमारे संसार में भाषाओं की उत्पत्ति हुई, या शिव जी ने डमरू बजाया। लेकिन ये सब तो मान्यताएं हैं मित्रों, जो धार्मिक ग्रंथों में वर्णन है। लेकिन अगर हम अपने साइंस की बात माने, अपने आधुनिक समय की बात को माने, तो मित्रों हम देखेंगे कि भाषा हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट और कितने महत्वपूर्ण है। मित्रों, तो हम अपनी इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज बहुत अच्छे से चर्चा करने जा रहा हूँ। मित्रों, आप ध्यान देंगे इस तरफ ध्यान देंगे। मित्रों, भाषा की विविध रूप, तो हर देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं। मित्रों, हर देश में, संसार के कहीं भी आप जाइए, वो भाषा के 3 रूप मिलते हैं। ज़्यादा मिल जाएंगे, कम नहीं मिलेंगे। जिसमें मित्रों पहला होता है बोलियाँ। आपको पता होना चाहिए मित्रों कि हर एक जगह का अलग अलग बोलियाँ हो जाती है। कुछ घर से आप अपने घर से 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर या कुछ दूरी पे ही निकलेंगे तो आपकी भाषा यानी बोलियाँ चेंज हो जाती है, उसका टोन्स चेंज हो जाता है। कहीं कुछ और बोला जाता है, कहीं किसी बोलने का तरीका अलग अलग होता है, कहीं अलग अलग भाषाएं अलग अलग तरीक़ाओं से बोले जाते हैं। उनके बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत ही अलग होता है, डिफरेंसेज होता है, उनकी तरीका अलग होता है, उनके बोलचाल की भाषा अलग होती है ना। तो लेकिन कहने का मतलब क्या होता है कि भाषा एक भावना से जुड़ी होती है, जो हम अपने विचार को दूसरे के विचार से व्यक्त करते हैं और लेते और देते हैं। माने अपने विचार को व्यक्त करते हैं और दूसरे के विचार को ग्रहण करते हैं, यानी समझते हैं, जानते हैं कि हाँ वो व्यक्ति हमसे क्या चाह रहा है या क्या बोल रहा है, जिसे हम लोग भाषा कहते हैं। मूल रूप से हमने भाषा के बारे में, लिपि के बारे में, व्याकरण के बारे में, ये सब हमने पहले आपको बताया है मित्रों, पिछले वीडियो में, जो आप जाकर के देख लेंगे। तो मित्रों देखेंगे कि भाषा 3 रूप में मिलते हैं हम हर देश में, किसी भी देश में। मित्रों, हमारे देश में भी या किसी अन्य देश में भी भाषा 3 प्रकार के मिलते हैं मित्रों। जिसमें पहला बोला जाता है मित्रों बोलियाँ। बोलियाँ कहने का मतलब क्या हो गया मित्रों कि वैसी बोलचाल की भाषा में, जैसे हम देखते हैं ना कि बाहर जब ऑफिशियल हमारा भाषा कुछ और होता है, घर की भाषा कुछ और होता है ना। या आपके आसपास में अगर आप बिहारी हो तो आसपास में कोई बंगाली है तो देखेंगे उनका अलग भाषा होता है, हमारा अलग होता है। लेकिन वो आपसे जब बात करेंगे तो हिंदी में बात करेंगे, अपने घर में बात करेंगे तो बंगाली में बात करेंगे। ये हर जगह की बातें दोस्तों। जो व्यक्ति, घर का भाषा कुछ और होता है, बाहर का भाषा कुछ और होता है, देश का भाषा कुछ और होता है। तो इस प्रकार हम जो घर में या आपस में या समाज में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, या घर में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग बोलियाँ कहते हैं मित्रों। तो बोलियाँ, दूसरा परिनिष्ठ भाषा और तीसरा राष्ट्रभाषा। तो धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा और आपको बोलियाँ के बाद परिनिष्ठ भाषा के बारे में बताऊंगा और राष्ट्रभाषा के बारे में बताऊंगा किसे कहते हैं। तो पहले चलते हैं मित्रों बोलियाँ की तरफ। तो बोलियाँ भाषा, जिस भाषा का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है, उसे बोली भाषा कहते हैं। उसे इंग्लिश में मित्रों डायलेक्ट कहते हैं। यानी कि उसे हम लोग जिस भाषा का प्रयोग हम लोग अपने घरों में या समूह में करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं मित्रों? तो बोलिया भाषा कहते हैं, यानी बोली कहते हैं, बोली भाषा कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। कहीं भी मित्रों बोली जाती है, जो बोलिया भाषा जो बोली जाती है, जो समूह या घरों में आपसी बात यानी मातृभाषा भी जिसको कह सकते हैं, जो बोली जाती है मित्रों, वो बहुत अनेक प्रकार की होती है ना। भारत में एक जनगणना के विश्लेषण के आधार पर 19,500 से अधिक भाषाएं या बोलियां मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। ये ऐसा शोध हुआ आसपास में 2024 के आसपास में, या उसके पहले जो एक शोध हुआ जहां विश्लेषण किया गया भाषाओं का, तो उसमें लगभग मित्रों 19,500 भाषाएं यानी बोलियां बोली जाती है, ऐसी मातृभाषाएं बोली जाती है, जो शोध में पता चला मित्रों। अलग अलग शोध में इसका कोई लिमिटेशन नहीं है मित्रों। किसी में 500 बताया गया, किसी में 650 बताया गया, किसी में 600 बताया गया मित्रों।
कहीं पे 1300 बताया गया, कहीं पे 1650 बताया गया मित्रों। यह शोध हमेशा होते रहता है और पता चलते रहता है, तो ये फिक्स नहीं होता है मित्रों, इसलिए इस डाटा पर ध्यान उतना नहीं देंगे। लेकिन हाँ, ये बात याद रखेंगे कि हमारी जो बोलियां हैं वो हमारी मातृभाषा, जो जिसे हम लोग मातृभाषा भी कहते हैं, जो हम लोग अपने मदर्स टंग जिसको हम लोग कहते हैं मित्रों, उसी को हम लोग बोलियां भी कहते हैं। और लगभग भारत में एक जनगणना के विश्लेषण के आधार पर 19,500 से अधिक भाषाएं बोलियां या मातृभाषा के रूप में बोली जाती है मित्रों। ये हमारी होगी बोलियां के बारे में। उसी के बाद हम कुछ छोटे छोटे नोट्स बताने जा रहा हूँ मित्रों, जिसमें हम बता रहे हैं कि भारत में 11 शास्त्रीय भाषाएं, 11 शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय कहने का क्या मतलब हो गया मित्रों? जो शास्त्रों में जिसका वर्णन शास्त्र, जिस भाषा से शास्त्रों का वर्णन हुआ, यानी जिस भाषा से शास्त्रों का लेखन हुआ, लिखा गया, उस भाषा को शास्त्रीय भाषा कहते हैं। यानी कि शास्त्र उस भाषा में लिखा गया है, जिसमें से हमारे देश में ऐसा है कि 11 भाषा को शास्त्रीय भाषा माना गया है, 11 भाषा को शास्त्रीय भाषा माना गया है मित्रों। जिसमें से 5 भाषा है शास्त्रीय भाषा, अभी 11 तत्काल यानी वर्तमान में जो हमारा 11 शास्त्रीय भाषा है मित्रों। 2024 3 अक्टूबर 2024 के बाद 11 हो गया, उसके पहले ये 6 था, लेकिन 3 अक्टूबर 2024 को ये इसमें 5 भाषाओं को जोड़ा गया, शास्त्रीय भाषाओं को जोड़ा गया मित्रों। तो देख लेंगे, जिसमें 5 भाषाएं को 3 अक्टूबर 2024 को जोड़ा गया। इसके पहले ये 6 भाषा थी, इसके बाद अब 5 जोड़ने के बाद ये क्या हो गया मित्रों? 11 हो गया। तो अभी जो वर्तमान में है वो 11 शास्त्रीय भाषा है। तो शास्त्रीय भाषा कौन कौन सा है मित्रों? तो शास्त्रीय भाषा पहला हो गया संस्कृत, दूसरा हो गया तमिल, तीसरा हो गया तेलुगु, चौथा हो गया कन्नड़, पांचवा हो गया मलयालम, छठा हो गया ओडिया, सातवां हो गया मराठी, आठवां हो गया बंगाली, नौवां हो गया असमिया, 10वां हो गया पाली, 11वां हो गया प्राकृत। तो मित्रों, यह हमारा 11 शास्त्रीय भाषा है, जिसमें कोई ना कोई शास्त्र का वर्णन है या बहुत व्यापक रूप में इस भाषा का प्रयोग, बहुत बड़े क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है मित्रों। ध्यान देंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया मित्रों। ध्यान देंगे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को क्या दिया गया मित्रों? राजभाषा का दर्जा दिया गया। अब मित्रों, राजभाषा क्या? तो वैसी भाषा जो व्याकरण से जुड़ा हो, जो राष्ट्र का भाषा हो, जो व्यापक रूप में बोला जाता हो, जो ज़्यादा समाज के द्वारा जिसका प्रयोग, जिस भाषा का प्रयोग ज़्यादातर समाज के द्वारा प्रयोग किया जाता हो, जो व्याकरण से जुड़ा हो, जिस भाषा का निर्माण बहुत अच्छे तरीके से, उसे हम लोग राजभाषा बोलते हैं मित्रों। ध्यान देंगे, आगे भी समझेंगे मित्रों। भारत की राष्ट्रभाषा किसे कहता है? ये 22 भाषा हो गया मित्रों। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हम लोग नोट के रूप में जान रहे हैं मित्रों कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं मित्रों, वो भी हम आगे सीखेंगे। अभी जानिए कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो हिंदी है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। और राजभाषा संस्कृत है। राजभाषा तो बहुत सारे मित्रों मैंने यहाँ पे बताया है आपको, है ना, कि 22 भाषाओं को अनुसूची में डाला गया, जिसमें राजभाषा के दर्जा के रूप में दिया गया। 22 वो भाषा है जिसको राजभाषा के रूप में दिया गया, जिसमें संस्कृत, उर्दू, है ना, है, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो देवनागरिक लिपि में लिखी गई है मित्रों। देवनागरिक लिपि, भारत में भी बहुत सारे देवनागरिक लिपि है, 3-4 प्रकार के हैं, लेकिन उसके अलावा जो ये देवनागरिक लिपि जो है हमारा, वो हमारा क्या है? हिंदी जो हमारा देवनागरिक लिपि में आता है। ये कौन सा लिपि है मित्रों? तो देवनागरिक लिपि है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो देवनागरिक लिपि में है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है मित्रों। याद रखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है, यानी पिता कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। ध्यान देंगे मित्रों, यूनेस्को, नेक्स्ट पॉइंट मित्रों, यूनेस्को के एक सर्वेक्षण के अनुसार बंगाली भाषा को विश्व का सबसे मधुर भाषा, यानी सबसे मीठा भाषा माना गया है मित्रों। भाषा चुना गया है। स्पेनिश भाषा को दूसरा माना गया है मित्रों, और डच भाषा को तीसरा माना गया है मीठापन में मित्रों। मीठापन में ऐसा हम लोग के यहाँ मिथिला भी माना जाता है कि बिहार में मिथिला भाषा को बहुत ही प्रयोग अच्छा से किया जाता है मित्रों। मिथिला भाषा को मीठा भाषा माना जाता है, लेकिन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मीठा भाषा बंगाली भाषा को माना गया है। उसके बाद स्पेनिश को माना गया है, और तीसरा में डच भाषा को सबसे मीठा भाषा के रूप में मान्यता मिला। यह यूनेस्को के द्वारा सर्वेक्षण के अनुसार बताया गया।
मित्रों अब चलेंगे, हमने सीखा पहले बोलिया भाषा, तो बोलियो भाषा के बारे में बताया। अब चलेंगे परिनिष्ठ भाषा क्या होता है। तो परिनिष्ठ भाषा तो परिनिष्ठ भाषा इसे आदर्श भाषा या मानक भाषा या टकसाली भाषा के भी कहते हैं। तो मित्रों हम लोग जो परिनिष्ठ भाषा है उसे मानक भाषा भी कहते हैं या आदर्श भाषा भी कहते हैं या टकसाली भाषा भी कहते हैं। मित्रों यह भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है, यानी इसमें व्याकरण से नियंत्रित हो, यानी व्याकरण का इसमें बहुत जुड़ाव होता है, व्याकरण के तहत इसको बोला जाता है मित्रों। यानी इसमें शुद्धिकरण ज़्यादा होता है, शुद्धिकरण कम होता है। तो मित्रों यह भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। जब किसी यानी इसका प्रयोग जो है मित्रों शासन में किया जाता है, साहित्य में किया जाता है ना, और शिक्षा में भी किया जाता है। जब किसी बोली भाषा को व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, यानी जब किसी बोली भाषा को, यानी जो हमारा आम भाषा है, बोलचाल का भाषा है, जो मातृभाषा है, जब उसको व्याकरण से नियंत्रित किया जाता है, यानी जब हमारी बोलिया भाषा को व्याकरण से नियंत्रित किया जाता है, बोली भाषा को व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है, तब वह परिनिष्ठ भाषा बन जाता है। तब जाकर के वह व्यापक भाषा बन जाता है, बड़ा भाषा बन जाता है, जिसको हम लोग परिनिष्ठ भाषा के रूप में बोलने लगते हैं। व्याकरण से जुड़ा नियंत्रित भाषा बोलने लगते हैं, जो शुद्धिकरण में ज़्यादा होता है मित्रों, उस भाषा को हम लोग क्या कहते हैं, परिनिष्ठ भाषा, यानी कि तब उसे परिनिष्ठ भाषा बन जाता है। देखिए मित्रों खड़ी बोली नोट के रूप में जानेंगे। खड़ी बोली यानी जिसको हम लोग ठेठ भाषा भी बोलते हैं। खड़ी बोली यानी ठेठ भाषा भी कभी खड़ी बोली ठेठ भाषा यानी कभी बोली भाषा थी। यानी जो हमारा खड़ी बोली भी है यह एक क्या थी, बोलियाँ थी, भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे यह व्यापक हो गया, बड़ा हो गया, है ना। खड़ी बोली ठेठ भाषा यानी कभी बोली भाषा भी थी, आज परिनिष्ठ भाषा बन गई है। आज क्या बन गई मित्रों, परिनिष्ठ भाषा बन गई। क्यों? क्योंकि वह व्याकरण से क्या होने लगा, नियंत्रित होने लगा, यानी व्याकरण का उसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट चलेंगे मित्रों राष्ट्रभाषा। तो जब भाषा का व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है, जो मित्रों तो मित्रों ध्यान देंगे राष्ट्रभाषा की तरफ। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है, यानी व्यापक मतलब क्या, विस्तृत रूप, विस्तृत यानी बड़ा रूप, व्यापक रूप यानी बड़ा रूप धारण कर लेती है। तो जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है, यानी व्यापक रूप धारण कर लेती है, व्यापक शक्ति धारण कर लेती है, व्यापक रूप में यानी बहुत ज़्यादा रूप में बोली, बहुत विस्तृत भाषा रूप क्षेत्र में बोली जाती है और कर लेती है, जो आगे चलकर राजनीतिक, सामाजिक भाषा के आधार पर देश के ज़्यादातर हिस्सों में बोला या समझा जाता है, उसे राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है, जिसे हम लोग राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। तो मित्रों मैंने आपको पहले ही बताया कि वैसा भाषा राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, जो भाषा का व्यापक रूप ग्रहण कर लेती है, यानी कि बहुत विस्तृत रूप में, यानी विस्तृत क्षेत्र में, यानी बहुत बड़े एरिया में बोले जाने लगती है, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है, बहुत ज़्यादा समाज के द्वारा प्रयोग किया जाने लगता है, जो आगे चल करके राजनीतिक भाषा के रूप में भी स्थान प्राप्त कर लेती है, जो सामाजिक भाषा के स्थान के रूप में भी स्थान प्राप्त कर लेती है। यही भाषा आगे चल करके क्या हो जाती है मित्रों, तो राजभाषा, और इसी का विस्तार रूप यानी संगठित रूप को हम लोग क्या राष्ट्रभाषा कहते हैं, यानी जिसे हम लोग राष्ट्रभाषा के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, जिसे हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसी तरह मैंने मित्रों आपको आज बताया बोलिया किसे कहते हैं, परिनिष्ठ भाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। आज मैंने बताया कि आपको विश्व का सबसे मीठा भाषा कौन सा है, जो यूनेस्को के द्वारा सम्मान पाया गया, जो हमारा बांग्ला भाषा है मित्रों, बंगाली भाषा है। हम ऐसे बिहार में भी मिथिला भाषा को बहुत मीठा भाषा बोला जाता है मित्रों। इस प्रकार जो है आज मैंने आपको अपनी शास्त्रीय भाषा के बारे में बताया कि हमारे शास्त्रीय भाषा 11 है। इसी प्रकार मैं अगला वीडियो में आपके लिए कुछ नए चीज़ लेकर आऊँगा व्याकरण के रूप में, हिंदी के रूप में। धन्यवाद मित्रों।